नमस्कार। आवाज़ आ रही है, बता दें। ऑडियो वीडियो ठीक है? अर्पण जी बता दें, ऑडियो और वीडियो ठीक है दोनों? नमस्कार मिथिलेश जी। आवाज़ आ रही है मिथिलेश जी? शेखर त्रिपाठी जी नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय, आभार आपका, धन्यवाद। मिथिलेश जी ने कहा कि आवाज़ आ रही है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण काम अभी जन सुलभ पुस्तकालय लगातार इन दिनों कर रहे हैं कि पहले से ही करते रहे हैं, लेकिन कुंवर जी के ऊपर, कुंवर नारायण जी जैसे वरिष्ठ और लब्ध प्रतिष्ठ विलक्षण कवि के ऊपर लगातार आयोजन करना ये बहुत ही स्तुत्य कार्य है। जी शिखर त्रिपाठी जी नमस्कार। मेरा ख्याल है शुरू किया जाए, 10-11 लोग जुड़ चुके हैं। जब अर्पण जी से बातचीत हुई, मुकेश वर्मा जी नमस्कार, आपकी तस्वीर दिखाई दे रही है। पिलकेंद्र जी नमस्ते। व्यंग्यकार का स्वागत है कवियों की महफिल में। ब्रज श्रीवास्तव नमस्ते। तो जब अर्पण जी से बात हो रही थी इस कार्यक्रम के बारे में, इस लाइव के बारे में, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि कुंवर जी के काव्य कर्म पे, व्यक्तित्व पे, कृतित्व पे किस पर बात की जाए। तो मैंने कहा कि जो सबसे आकर्षित करती है कुंवर नारायण जी की कविताओं में मुझे, वो है उनकी भाषा। तो मैंने कहा भाषा पर कुछ चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत ही, क्योंकि इतने कम समय में इतने विलक्षण कवि की इतनी लंबी यात्रा पर बात करना, वो भी विस्तार से तो खैर संभव नहीं हो पाता, लेकिन उन पर जितनी चर्चाएं हुई हैं और जितना काम हुआ है, जितने अनुवाद उनके हुए हैं विभिन्न भाषाओं में कुंवर जी की रचनाओं के, वो अपने आप में बताती हैं कि वो कितने बड़े कवि हैं हमारे समय के। और उनकी कविताओं पर मैंने एक आलेख लिखा था, भाषा में आदमी होने की तमीज की हद। हम सब जानते हैं कि धूमिल की पंक्ति है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। और ये आलेख जो था, ये ओम निश्चल जी
ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कुंवर जी के ऊपर, और उस पर उनकी 2 पुस्तकें कुंवर जी के ऊपर भी आई हैं। तो उस पहले खंड में, 2 खंडों में वो पुस्तक है अन्वय। तो उसके पहले खंड में ये मैं आपको दिखा भी दूं, राजकमल प्रकाशन से आई थी, तो इसमें वो लेख संग्रहित है। तो कुछ उसमें से भी मैंने भाषा पर ही बात करने की कोशिश की थी कि किस तरह से कवि अपनी भाषा साधता है। अपूर्वा नारायण जी नमस्ते। हम शुरू करें, मैं शुरू करूंगा तो अपनी स्मृति में जो कुंवर नारायण जी की छवि है, एक बार मेरी उनसे प्रत्यक्ष भेंट हुई थी, और यह दरअसल हम लोगों के लिए गौरव का विषय था कि हमारी जो पत्रिका है समावर्तन, जो उज्जैन से प्रकाशित हो रही है पिछले 13 वर्षों से लगातार, और उसके 155 अंक अधिक निर्बाध रूप से प्रकाशित होते रहे हैं, तमाम परेशानियों और दिक्कतों के बावजूद। और आज इस पत्रिका ने अपनी जगह बनाई है हिंदी साहित्य में। तो इस पत्रिका के प्रवेशांक का लोकार्पण, मैंने कहा कि गौरव का विषय है, ये कुंवर जी के हाथों हुआ था। आपने जो पोस्टर देखा है आज के इस अभी के कार्यक्रम का, वो दरअसल पोस्टर या जो चित्र है वो, जिसमें मैं उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर रहा हूँ, बुके दे रहा हूँ, ये उसी समावर्तन के लोकार्पण जो नई दिल्ली में हुआ था, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और कुंवर जी हमारे उस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। तो वही लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का सानिध्य उनके साथ रहा। उसके बाद प्रत्यक्ष तो उनसे मिलना नहीं हो पाया, लेकिन वो अनुभव जो था 2-2.5 घंटे उनके साथ, एक कवि की उपस्थिति बहुत बड़ी चीज होती है, उनसे प्रत्यक्ष जुड़ाव की अनुभूति ही अलग होती है। तो उनका वक्तव्य कि पत्रिकाओं की और अच्छी पत्रिकाओं की क्यों जरूरत है, कैसे जरूरत है, क्या क्या साहित्य के क्षेत्र में होना चाहिए, बहुत सहज, जैसा मुझे लगता है कि कविता में उन्होंने अपनी भाषा को साधा है तमाम संग्रहों में, और तो वो उनके वक्तव्य में भी थी, बहुत सहज वक्तव्य उन्होंने दिया था, वो मुझे याद है अभी तक। और उस आयोजन में दिल्ली के लगभग सभी प्रमुख साहित्यकार, साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। अप्रैल का महीना था और वो मेरे लिए बहुत विलक्षण अनुभव था मेरे लिए वो। तो वो शुरुआत में जो हमारी पत्रिका की शुरुआत है वो उनके हाथों हुई। मैं मानता हूँ कि शायद यही कारण है उनका, एक तरह से हम थोड़ा सा भावुक होकर गए तो उनका आशीर्वाद उस पत्रिका को मिला शुरुआत से ही, तो ये सब चल रहा है। मित्रों, यदि हम कुंवर नारायण जी की भाषा की बात करें, कविताओं की भाषा की बात करें, तो मुझे लगता है कि कुंवर जी एक बड़े कवि हैं, और एक बड़ा कवि कालजयी कवि भी होता है, और एक कालजयी कवि के लिए ये अनिवार्य है। देखिए, कालजयी होना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबे समय तक याद किए जाने वाला लेखक या कवि, लेकिन उसके लिए सबसे अनिवार्य होता है अपने समय में भी प्रासंगिक रहना। तो ये जो बड़ी चुनौती है कि अपने समय में प्रासंगिक होना और आगे आने वाले समय के लिए प्रासंगिक बने रहना,
ये इसे साधना, कालजयी होना आसान नहीं होता। और बड़ा कवि कालजयी कवि भी होता है, मैंने ये कहा, तो उसके पीछे तथ्य यही है कि कालजयी ऐसे नहीं हो जाता। वो वर्तमान में वो एक लंबा स्पान उसका होता है अपने लेखन का, अपने सृजन का। और उस अब मान लीजिए 1956 से शुरुआत होती है कुंवर जी के रचना कर्म की, और 2012 तक और आगे तक जो है वो लगातार लिखते हैं सक्रिय रूप से। इतने लंबे समय तक सक्रिय रहना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस पूरे स्पान में जो बदलाव आता है अपने समय का, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है मित्रों कि वो जो समय था 56 और उसके बाद का समय, इसमें वाकई में इतनी तेजी से सारे बदलाव आए थे हमारे समय समाज में, राजनीतिक भी, आर्थिक भी, तमाम सारी चीज़ें। आज़ादी के बाद का दौर था, वो मोहन का भी दौर था, और तमाम साहित्य में भी कई तरह की प्रवृत्तियाँ, सप्तक का प्रकाशन हुआ, तीसरा सप्तक के कवि वे रहे। तो और 2000 मतलब इस सदी में भी दूसरे दशक वे सक्रिय रहे। तो उन्होंने इस अपने पूरे तेजी से बदलते हुए समय में अपनी भाषा को अपने शिल्प को इतना अद्यतन बनाए रखा। ये बहुत दुष्कर कार्य था जो उन्होंने किया, सबसे बड़ी बात। और इसी पुस्तक में हमारे बीच में अब नहीं है स्मृति शेष, कोरोना ने उन्हें भी हमसे छीन लिया, बहुत बड़ी क्षति थी। मंगलेश डबराल जी ने अपने लेख में लिखा है कि भाषा के बारे में भी एक दो पंक्तियां उन्होंने कही उसमें, कि उनकी भाषा हमें मनुष्यता की तरफ धकेलती है, उनकी कविता हमें मनुष्यता की तरफ धकेलती है। और उनकी कविताओं में वे उदात्त शब्द बार बार लौटते हैं, जो कि बार बार प्रयोगों के कारण बार बार जिसे हम कहते हैं ना, शब्द घिस गए हैं, निरर्थक हो गए, अपना अर्थ खो चुके हैं। मनुष्यता है, प्रेम है, कृतज्ञता है, ईमानदारी है, अच्छाई है, सच्चाई है, बेहतरी है, सार्थकता है। ये सारे शब्द जो कि अपना अर्थ लगभग खो चुके हैं, उन शब्दों को, उन उदात्त शब्दों को वे फिर से कविता में लौटाते हैं। बहुत बड़ी बात है। और पूरी सदाशयता के साथ लौटाते हैं, और उन्हें वे नई अर्थवत्ता से भर देते हैं। मुझे लगी कौड़ी भाषा के संदर्भ में 1956 से अपनी काव्य यात्रा वे शुरू करते हैं, और दूसरे दशक में भी इस सदी के 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी भाषा के स्तर पर भी उतनी ही प्रखर, संवेदना के स्तर पर तो नहीं, लेकिन भाषा यदि संवेदना का साथ नहीं देगी, दोनों एक दूसरे पर परस्पर आश्रित होते हैं, तो ये उन्होंने लगातार भाषा के स्तर पर अपने को इस तरह से रखा जीवंत, अपनी कविता को, कि वो अभी तक, यानी कि मिथकीय चरित्रों के ऊपर जहाँ वो लिख रहे हैं, वहाँ जो भाषा है और जो अद्यतन है, अक्षरशः अद्यतन जिसको कहते हैं, आज का जो समय समाज है, समकालीन समय समाज है, उसकी भाषा, उसके बीच में एक अजीब किस्म का नैरंतर्य हम उनकी कविता में पाते हैं। ये एक बहुत ही विलक्षण बात है कुंवर जी के संदर्भ में। अब आप देखेंगे कि चक्रव्यूह 1956 का संग्रह, और उसमें उनकी कविताएं हैं माध्यम, ओस नहाई रात, सागर किनारे, सिद्ध वेदना, चिटके स्वप्न।
अलग ही भावभूमि, अलग ही भाषा, और अचानक वो उसके बीच गिद्धों की बस्ती में जैसी कविता लिखते हैं। गंदी दीवार पर गिद्धों की बस्ती, गंदी दीवार पर गिद्धों की बस्ती, खाने को मिलती है लाश यहां सस्ती। तो ये जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है एक कवि का, ये अद्भुत है। तो उनका जो जीवन दर्शन है उसके बारे में भी एक तरफ वो जीवन दर्शन को एक अलग दृष्टि से देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि वो एक विपरीत उनका जो है मंतव्य है जीवन दृष्टि को देखने का। जैसे कि उनकी पंक्ति है, एक ही अनुरक्ति तक संसार जीता है, एक ही अनुरक्ति तक संसार जीता है, और जो किसी विश्वास तक मैं स्वप्न को मरने नहीं देता, मैं स्वप्न को मरने नहीं देता। एक तरफ एक ही अनुरक्ति तक संसार जीता है, और दूसरी तरफ एक लगभग जिजीविषा से लबरेज पंक्ति, मैं स्वप्न को मरने नहीं देता। जीवन दर्शन को लेके ये दो भिन्न पंक्तियां, ऐसा लगता है कि दो भिन्न कवि हो गया। तो ये जो एक तरह का जो इलास्टिसिटी है आप कह लें, या लचीलापन है, या आयाम कह लें, हम एम्पलीट्यूड कह दें, विस्तार, कवि की भाषा का विस्तार जो कि उनके संवेदनों के साथ साथ चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे कुंवर जी के बारे में। एक और बात जो कुंवर जी का अवदान हम कहें हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण अवदान है कि भाषा की जब हम बात कर रहे हैं तो अपने समय की भाषा का अतिक्रमण करना, ये बहुत ही तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा काम है। बहुत संतुलन साधना पड़ता है, दुधारी तलवार जैसा संघर्ष इसमें है, क्योंकि एक तरफ तो उसके कवि का खुद का आत्मसंघर्ष है जहां उसकी संवेदना इन्वॉल्व हो रही है, और साथ ही वो अपने समय में जो व्याप्त भाषा है, जो प्रचलित भाषा है, उसके अतिक्रमण करने के खतरे भी वो मोल लेता है, और कुंवर जी ने ये किया। इन खतरों को मोल लेना ये किसी कवि के लिए इतना आसान नहीं होता, हम जानते हैं, क्योंकि इसमें अराजक होने के भी खतरे शामिल होते हैं। तो एक तरफ कवि का आत्मसंघर्ष अपना, और उससे जो कवि की खुद की भाषा है वो बनती है, और साथ में अपने समय की जो प्रचलित भाषा, व्याप्त भाषा है, उसका इंक्रोचमेंट करना, उसका अतिक्रमण करना, जो कि कवि का एक बड़े कवि का है, जिसको हम कालजयी कवि कह रहे हैं, उसका एक गुण होता है। और इन दोनों चीजों के बीच में अंततः कवि अपनी एक निर्णायक भाषा बनाता है, तय करता है, और वो भाषा जो है कवि की खुद की भाषा होती है। तो ये निर्णायक भाषा जो कुंवर जी ने बनाई अपनी इन दो आयामों के बीच के घर्षण से या संघर्ष से, वो कुंवर नारायण जी की अपनी भाषा है। वो आपका पीछा नहीं छोड़ती, वो आपको एक तरह से घेर लेती है, और हम भाषा के जरिए ही किसी कवि को पाते हैं। अब आप ये देखिएगा कि जहाँ तक हम उनके आयाम की, भाषा के आयाम की बात कर रहे हैं, तीसरा सप्तक में जो अलग ही भाषा कवि की जो संकलित कविताएं हैं, उसमें देखिए, चांद कटे पतंग सा, चांद कटे पतंग सा दूर उस झुरमुट के, चांद कटे पतंग सा दूर उस झुरमुट के, पीछे गिरता जाता किलकारी भर भर खग, दौड़ दौड़ अंबर में किरण डोल लूट रहे। कैसी प्रांजल भाई ने, आप देखिएगा कि एक अलग ही भाषा हम वहां पर देख रहे हैं, अलग ही परिसर है शब्दों का, और वहीं परिवेश हम तुम
उनका जो दूसरा अपना संग्रह है, वहाँ पर एक जिसको हम कहते हैं अक्षरशः अद्यतन हमारा समय, कि उसके स्कर्ट से जूझती शरारती हवा, उसके स्कर्ट से जूझती हुई शरारती हवा, उसकी आंखों में एक मासूम परेशानी कि ये मानती क्यों नहीं, याद हैं वो नीली आंखें इसी तरह। ये एक ही कवि की पंक्तियां, दो अलग अलग जगह। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वो एक प्रकार का रोमांटिसिज्म उसमें है, एक रोमानियत है, दैहिक है, लेकिन वो भाषा अशरीरी है और प्रेम और सौंदर्य के लिए एक नई भावभूमि तैयार कर रही इन पंक्तियों के जरिए। तो ये जो दो विपरीत ध्रुवों के बीच में अपनी भाषा को एक पूरा कितान का कर देना, को साधना, ये कुंवर जी जैसे विलक्षण कवि के लिए ही संभव होता है। कुंवर जी का खुद भी कहना था, एक अन्यत्र लेख में उन्होंने लिखा भी था कि कविता को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी भाषाई जमीन पर विचरण करना है। बड़ी बात, भाषाई जमीन पर विचरण करना है और अपने लिए किसी खास तरह की भाषा की रूढ़ी नहीं बनाना है। कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि रूढ़ी, देखिए परंपरा से चीज़ों को लेना वो एक अलग बात होती है, लेकिन उसे रूढ़ी नहीं बनाना, न संवेदना के स्तर पर न भाषा के स्तर पर। तो भाषा को भी हमें रूढ़ी नहीं बनाना है, ये उनका कहना है। और वे इस रूढ़ी को हमेशा तोड़ते नजर आते हैं अपनी कविता में। ये जैसे माने उनकी मूल प्रतिज्ञा थी कि उन्होंने अपने आप को कभी भी दोहराया नहीं, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने लगातार अपनी भाषा को परिमार्जित किया, तोड़ा, फिर बनाया, फिर तोड़ा। जैसे कि रघुवीर साहब कहते थे कि अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और ढहाता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है। तो ये जो काम हुआ है कुंवर जी के द्वारा अपने कविता की भाषा के क्षेत्र में, कि इस रूढ़ी को तोड़ना बार बार, ये अच्छा। एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रयास उस दौर के कवियों ने भी किए, भाषा में नए नए प्रयोग किए, लेकिन कुंवर जी की खासियत ये है कि वे इस प्रयोग करते समय, ये इन प्रयोगों को करते समय भाषा के साथ भी वे कहीं भी अराजक नहीं होते। जैसा कि इस दौर के कई कवियों के यहाँ हम देखते हैं कि आप अराजक हो जाते हैं, आप कहना कुछ चाहते हैं और आपकी भाषा कह कुछ और रही है, या आपकी भाषा केवल अपने समय की भाषा बन के रह जाती है, वो आपके साथ ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। जैसा कि कुंवर जी के साथ हम देखते हैं कि वे हमारे साथ वाजश्रवा से लेकर, जैसे चक्रव्यूह से लेकर अभी तक दूसरे दशक की कविताओं तक वे हमारे साथ अपनी भाषा के जरिए चल रहे हैं, भाषा के साथ चल रहे हैं। तो अच्छा, उस वक्त जो है भाषा के जो भाषा के साथ लंदड़ेपन का भी काम कई कवियों ने किया, कई प्रयोग किए, और जिसको बोलते हैं कि भाषा के छुट्टी पर जाने से हुई मौज, कि हम ऐसा ही खिलंदड़ापन करेंगे अपनी कविता में और भाषा के साथ खेल करेंगे। भाषा को हमने छुट्टी पर भेज दिया, मौज कर रहे हैं। उस छूट का लाभ कभी भी कुंवर जी ने नहीं लिया, और भाषा के प्रति एक उत्तरदायी व्यवहार उनका हमेशा रहा। वे लगातार अपनी भाषा को परिमार्जित, अन्वेषित और समृद्ध करते रहे। अच्छा, एक बात और भी कि इस तरह से कुंवर जी का जो अवदान है, या किसी भी बड़े कवि का या कालजयी कवि का जो अवदान होता है, देखिए हम जानते हैं कि जिस भाषा में हम रचते हैं वो हमारी बनाई हुई नहीं है, वो हमें अपनी परंपरा से मिली है, अपने पुरखों से मिली है, अपने पूर्वजों से मिली है। लेकिन उसके बावजूद
हम अपनी खुद की काव्य भाषा बनाते हैं। लेकिन मित्रों, अपनी काव्य भाषा को बनाते समय हम अपनी खुद की भाषा को भी, जिस भाषा में हम रच रहे हैं, जैसे हिंदी, तो हम उस भाषा को भी समृद्ध कर रहे होते हैं। तो कुंवर जी का जो सबसे महत्वपूर्ण अवदान मैं मानता हूं कि जिस निर्णायक भाषा की बात मैंने अभी की, उन संघर्षों से जो उन्होंने अपनी निर्णायक भाषा कविता की बनाई, चुनी, और उसके जरिए वे हमारे साथ 50-60 साल की यात्रा करते रहे, काव्य यात्रा। तो उसमें आप ये देखिएगा कि अपनी काव्य भाषा और उस काव्य भाषा के जरिए अपनी भाषा को समृद्ध करना, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नए शब्द परिसर का निर्माण करना, ये एक कवि का अवदान होता है जो कि हम कुंवर जी के माध्यम से पाते हैं। तो इस तरह से मैं इसको इकोलॉजी मानता हूँ, शब्दों की एक नई पारिस्थिति, कविता की नई पारिस्थितिकी इकोलॉजी तैयार उन्होंने की। और शब्दों के साथ जब हम भाषा की बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात कुंवर जी कहते हैं। ये 2 पंक्तियां जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं, ये उनके भाषा के प्रति व्यवहार को, कि एक कवि को एक बहुत बड़ी सीख है इन 2 पंक्तियों से। भाषा के लिए कही गई है, उन्होंने कही, लेकिन ये हर नए कवि को या हम सभी के लिए एक बड़ी सीख है। वे कहते हैं कि भाषा के साथ कैसा दोस्ताना होना चाहिए एक कवि का, एक लेखक का। ये पंक्तियां मेरे निकट आई नहीं, ये पंक्तियां मेरे निकट आई नहीं, मैं ही गया उनके निकट उनको मनाने। कितनी बढ़िया बात है। ये पंक्तियां मेरे निकट आई नहीं, मैं ही गया उनके निकट उनको मनाने। तो पंक्तियों को मनाना, शब्दों को मनाना, उनके निकट जाना, मनाना अपने आप में बहुत बड़ा यहाँ उसकी एक संकेत गर्भिता है इस मनाने शब्द में, कि कोई रूठ गया है। मान लीजिए आपकी भाषा आपसे रूठ गई है, आपकी पंक्तियां आपसे रूठ रही हैं और आप उनको मनाने जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, पंक्तियां आपके पास नहीं आ रही। तो ये जो दोस्ताना व्यवहार है, ये कुंवर जी का अपनी भाषा के साथ है। मैं गया था उनके पास, उनके निकट उनको मनाने के लिए। दूसरा कुंवर जी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो है उनकी जो विषय वस्तु है। जहाँ भाषा की बात करेंगे तो वे परंपरा से औपनिषदिक प्रसंगों को चुनते हैं। चक्रव्यूह हुआ 1956 का संग्रह, या आत्मजयी 1965 का संग्रह, वाजश्रवा के बहाने 2008 में, और फिर वो उसको छोड़ देते हैं उस तरह से। और एकदम अभी के समय में, अभी एकदम समकालीन समय में, जिसको हमने कहा अक्षरशः अध्ययन, जिसमें कि एकदम लखनऊ का कॉफी हाउस आ जाएगा, प्लास्टिक के पेड़ आएंगे, आंकड़ों का वायरस आएगा। तो इन 2 विपरीत ध्रुवों को वही व्यक्ति वही कवि साध सकता है जो कविता को वक्तव्य नहीं गवाह मानता हो। और बहुत अच्छी पंक्ति देखिए, भाषा की हम बात कर रहे हैं कुंवर जी की, तो उनकी पंक्ति है कि कविता की पंक्ति है कि आदमी की भाषा में, कविता आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह जिंदा रहे, बस। कविता आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह जिंदा रहे, फिर कॉमा लगाते हैं, बस, और उसके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह, बस। ये बस जो है, ये जो बस है, ये इसके अर्थ की बहुत सारी परतें हैं। ये बस जो है ना, इतना भर चाहिए उन्हें, इतनी भर मांग है उनकी। तो ये कुंवर जी के साथ हम देखते हैं कि इस तरह से उनकी भाषा संवहनीय भाषा है कि संस्कृति और आधुनिकता
एक तरफ संस्कृति, एक तरफ आधुनिकता, दोनों साथ साथ यात्रा कर सकती हैं पाठकों के साथ। पाठकों के लिए मैं कह रहा हूं कि संस्कृति यानी हम चक्रव्यूह, आत्मजयी और राजश्रवा के बहाने में भी उसी तरह यात्रा कर रहे हैं जैसा कि परिवेश हम तुम में या उनकी बात के संग्रह में। तो ये जो निरंतर्य है, यह अंतराल भी है, लेकिन उसके साथ में जो निरंतर, उसके बाद की भी कुछ पंक्तियां उन्होंने कही है समय को, काल खंड को या समय को परिभाषित करते हो, बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं वे भी। तो वे काल के निरंतर को नकारते नहीं है, और ये इसी कारण संभव है कि हमने जो एक बड़ा कवि नहीं करता, कि हम सामान्य जो लोग होते हैं, जो मीडियोकर हैं, वो परंपरा को जो है संकीर्ण मानेंगे, यथास्थितिवादी मानेंगे, है उसको छोड़ने की बात करेंगे और अपने। लेकिन जो प्रगतिशील सोच वाला कवि होता है, वो आप वाजश्रवा या ये जो दूसरे संग्रह हैं उनके, चक्रव्यूह, आत्मजयी, तो ये क्या ये मात्र पौराणिक आख्यान है क्या? ये औपनिषदिक आख्यान है क्या? ये किसी कैरेक्टर के बारे में कही गई कोई बात है क्या, जिसका कि वो वर्णन कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं? नहीं, वो उनके माध्यम से मानव मुक्ति का संदेश दे रहे हैं और जीवन दर्शन की सदाशयता का आख्यान दे रहे हैं। जीवन दर्शन का पूरा आख्यान है सदाशयता पूर्वक, जिसको हम बोलते हैं, एक नए दृष्टि के साथ में। तो नचिकेता हो, अभिमन्यु हो, वाजश्रवा हो, ये केवल पात्र भर नहीं है उनके लिए। उनके जरिए तो मिथक का प्रयोग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन मिथकों का आज के समय में उसको आप किस तरह से प्रासंगिक बनाते हैं, उनसे आप क्या निकाल के लाते हैं भाषा के जरिए, निश्चित रूप से वो। अब आप कहेंगे कि परंपरा, तो परंपरा के बारे में और उसको छोड़ देने से, मैंने क्या कहा कि परंपरा जब तक रूढ़ी न बन जाए, ये कवि का विवेक होता है, किसी भी रचनाकार का विवेक होता है। कवि क्या, किसी भी रचनाकार का, कलाकार का विवेक होता है कि परंपरा इतनी त्याज्य वस्तु नहीं है, और नया जो है उससे भी परहेज करने, जैसा कि कालिदास ने कहा, हमारे समय के बहुत बड़े कवि, पुराणमित्ये न साधु सर्वं न चापि काव्य नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान्य तरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय ने बुद्धि। पुराना हो जाने से ही कोई चीज सब अच्छी नहीं हो जाती, और नया होने से ही खराब नहीं होती है। नए को अंगीकार करने की प्रवृत्ति हमें होनी चाहिए, और परंपरा का और अपने क्योंकि देखिए आज का महल जो है वो कल की नींव पर खड़ा है। हम परंपरा को नकार नहीं सकते उस तरह से, जैसा कि कई बार कर दिया जाता है कवियों द्वारा या लेखकों द्वारा या रचनाकारों द्वारा। तो ये एक कहां से चली आ रही परंपरा को अद्यतन समय के साथ मिलाना कितनी बड़ी बात है, और उसको एक तरतीबवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से उस पूरे एक तरफ आप अपने भाषा के जरिए एक पुराना कालखंड जी रहे हैं, और दूसरी तरफ एकदम आप अर्वाचीन प्रसंगों से जुड़े हुए हैं, और दोनों में बात आप वही कह रहे हैं जो कवि को अपनी निर्णायक भाषा में कहना होता है। तो ये जो है, जो मैंने प्रगतिशील सोच की बात की थी परंपरा के संदर्भ में, कि परंपरा को यदि आप लेंगे तो वो उसका जो प्रोग्रेसिव अप्रोच होता है पोएट का, कवि का, जैसा कि कुंवर जी का रहा, कि उन्होंने उनकी वाजश्रवा के बहाने से कुछ पंक्तियां हैं कि मृत्यु, कितना बड़ा जीवन दर्शन देखिए आप, मृत्यु इस पृथ्वी पर जीवन का
जीव का अंतिम वक्तव्य नहीं है। मृत्यु इस पृथ्वी पर जीव का अंतिम वक्तव्य नहीं है। परलोक इसी दुनिया का मामला है। परलोक ये है, देखिए, प्रोग्रेसिव अप्रोच या प्रगतिशील जिसको हम सोच कहते हैं। परलोक इसी दुनिया का मामला है। तो ये इन पंक्तियों से मनुष्य की जो बेचैनी है, आंतरिक विफलता है और उसकी जो अग्रगामी चेतना है, वो इन पंक्तियों की भाषा से सामने आती है। तो ये जो है तभी संभव होता है जब आप उन सारे प्रसंगों को युगीन संदर्भों से संपर्क करें और उसे अधिक मानवीय बनाएं। तो ये जो कहा, और एक बहुत समाप्त करने के पहले मैं कहूँगा कि किस तरह से काल के इतने बड़े परिसर को या काल के इतने विलक्षण कहना चाहिए प्रवाह को वो 4 पंक्तियों में कैसे समेटता है। देखिएगा, वाजश्रवा की ही पंक्तियां हैं। और देखिए, ये पंक्तियां मैं यहां पढ़ रहा हूं वाजश्रवा के बहाने से कि इतनी भूमिका इतना उपसंहार पर्याप्त है। इतनी भूमिका इतना उपसंहार पर्याप्त है। भूमिका भी आ गई इसमें, उपसंहार भी। इतनी भूमिका इतना उपसंहार पर्याप्त है मध्य की कथा वस्तु को पूर्व से जोड़े रखने के लिए। इतनी भूमिका इतना उपसंहार पर्याप्त है मध्य की कथा वस्तु को पूर्व से जोड़े रखने के लिए। पूरे काल का आप देखिए, इसमें भूमिका भी है, उपसंहार भी है, मध्य की कथा वस्तु भी है। तो ये जो इतनी संक्षिप्त, सारगर्भित और मंजी हुई भाषा के साथ में जब कवि बात करता तो लगता है जैसे वो अपनी भाषा को रेत घड़ी की तरह साध रहा है। अब रेत घड़ी में देखते हैं, रेत घड़ी को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि 2 उसमें चेम्बर्स हैं, एक में रेत भरी हुई है और दूसरे में गिर रही है। तो उस रेत के कणों को गिरते हुए देखना दरअसल अपने समय को बीतते हुए देखना है, व्यतीत होते हुए देखना है। तो ये जो है बात इन चीज़ों की, तो वो भाषा के जरिए उन्होंने पाई और ये उनके अंतिम संग्रहों तक बरकरार रही, जिससे कि कोई परिवेश हम तुम कह लें, अपने सामने कह लें, कोई दूसरा नहीं। इन दिनों हाशिए का गवाह सब इतना असमाप्त, सारे ये उनके संग्रह बाद के हैं। और पहले की तो मैंने बात बता ही दी। अपनी इस जो लेख जो था मेरा, उसकी अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़कर ही हम बातचीत को समाप्त करेंगे। लगभग 45 मिनट होने को हैं। दरअसल यह यकीन ऐसी दग्ध प्रज्ञा उसी कवि के यहाँ संभव है। कुंवर जी के संदर्भ में बात कही गई है। ऐसी दग्ध प्रज्ञा उसी कवि के यहाँ संभव होती है जो जीवन को चाहे जितना जटिल माने, लेकिन जीवन विवेक को किसी सुभाषित की तरह सुगठित और अकाट्य मानने में यकीन करता है। सुगठित, हमने अभी जितने उदाहरण देखे कुंवर जी की कविताओं से, तो वहां पर आप देखेंगे कि भाषा कितनी सुगठित है। दरअसल यह यकीन, यह भरोसा केवल भाषा पर नहीं बल्कि कविता पर और कविता की ताकत पर किया गया भरोसा है। कितनी बड़ी बात हम कुंवर जी के बारे में मानते हैं। कुंवर नारायण की कविता को इसी यकीन या विश्वास के जरिए पाया जा सकता है। जीवन विवेक से उत्पन्न कुंवर नारायण की कविता पाठक के भीतर एक काव्य विवेक जगाती जान पड़ती है। या आप कुंवर जी की कविता को, उनकी भाषा को पढ़ते हुए जानेंगे कि आपके भीतर वो काव्य विवेक जगाती है। उनको पढ़ना एक अलग ही प्रकार का विलक्षण अनुभव होता है, एक उत्प्रेरक की तरह, एक कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट
उत्प्रेरक किसी रासायनिक क्रिया में मैं चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो किसी रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए एक उत्प्रेरक की भूमिका होती है, एक कैटलिस्ट उसमें होता है, जो कि रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता सीधे सीधे, लेकिन उसकी गति को बढ़ा देता है। तो कुंवर जी की कविता वही काम करती है हमारे भीतर, कि वो उस काव्य विवेक को जगा देती है, जिससे कि हम काव्यास्वादन कर सकें। कुंवर नारायण अपनी तमाम विनम्र अभिलाषाओं के साथ, कर्कश तर्क वितर्कों के साथ, तर्कों के घमासान के परे कवित्व से भरपूर वाणी में आपकी अगुवाई करते हैं, यह कहते हुए और कुछ नहीं, भरोसा रखो बस। तो ये भरोसा रखने वाली जो बात है, और बस का उपयोग हमने अभी देखा था उनके पहले वाली पंक्तियों में भी, कि बस वो बस जो है वो अपने आप में इतना अद्भुत प्रयोग है उनका, कि आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह जिंदा रहे कविता बस। तो ये बात जो मंगलेश जी की बात है, जिसमें और भी विद्वानों के लेख हैं, तो हम ये अंततः पाते हैं कि कुंवर जी की कविता हमको लगातार काव्य विवेक, जीवन विवेक, जीवन दर्शन को समझने के लिए दृष्टि लगातार प्रदान करती है। और निश्चित ही जो उनका मानना है, जो वो बाहर कहते हैं कविता के अपने लेख में, अपने वक्तव्य में, कि एक भाषाई जमीन, एक कवि और भाषाई जमीन, एक विस्तृत भाषाई जमीन होनी चाहिए। और हम यहाँ पर कुंवर जी के काव्य व्यवहार में हम लगातार देखते हैं कि उन्होंने लगातार प्रयोग किए, लेकिन अपनी कविता को किसी भी प्रकार से अराजक नहीं होने दिया, किसी भी अराजकता का शिकार भाषाई, जो कि उस दौर के, मैंने कहा कि कई कवियों ने उस तरह से खिलंदड़ापन किया, भाषा के साथ खेल खेला इस तरह का, क्योंकि उसमें दूसरे तरह के खतरे, जिनकी चर्चा तो अभी फिर हम करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, उसमें दूसरे खतरे होते हैं। तो उस सुगठित भाषा को साधे रखना, ये वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन उत्तरदायी और अनिवार्य कर्म होता है किसी कवि के लिए। कुंवर जी के यहाँ हम उनकी इस तरह की संवेदना, इस तरह की संवेदना का साथ देती हुई भाषा के जरिए पाते हैं। मित्रों, कुंवर जी के भाषा और उनके पूरे काव्य संसार के बारे में तो कहने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन 40 मिनट में, 45 मिनट में इससे हम ज़्यादा क्या कहें। उनको हम बस एक तरह से उनके विभिन्न आयामों को स्पर्श भर कर पाते हैं। तो मैं एक बार फिर से जन सुलभ पुस्तकालय का, अर्पण कुमार जी का, उनकी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस बहाने कुंवर जी को एक बार फिर से पूरी शिद्दत के साथ याद करने का अवसर उन्होंने मुझे दिया। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।